अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कुर्रलिश उस्मान के बारे में एक और नई वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। और सूरत हाल ये है कि कुर्रलिश उस्मान एक बार फिर से शदीद तनकीद की जद में है। और वो इस तरह के हाल ही में तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन से पूछा गया कि इनकी आजकल फेवरेट ड्रामा सीरीज कौन सी है, तो उन्होंने कहा दिर्लिश एर्तुगरुल के बाद इन्हें बार्बरसलार सीरीज बहुत अच्छी लग रही है। और इसके अलावा TRT1 पर गुनुल दागी सीरीज है जो कि काफी यूनिक है और ये लातीनी अमेरिका में भी बहुत मकबूलियत हासिल कर रही है। तो नाज़रीन इकराम, अब तुर्की के सदर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कुर्रलिश उस्मान और महमद बोज़दैक के खिलाफ तनकीद का दरवाजा दोबारा खुल गया है। और तनकीद करने वालों का कहना है कि दिर्लिश एर्तुगरुल के बाद महमद बोज़दैक ने कुर्रलिश उस्मान में वो स्टैंडर्ड बरकरार नहीं रखा, वरना तैयब एर्दोआन कुर्रलिश उस्मान का नाम लेते। कुछ ने कहा कि इसके वाकयात तारीख के मुताबिक नहीं, जबकि कुछ का कहना है कि महमद बोज़दैक दिवालिया हो गए हैं, इसलिए एल्पागू खान का महल जो कि हमने दास्तान में देखा था तो अब तुर्क कबीलों के सरदारों की रिहाइश के तौर पर दिखाया जा रहा है। और जबकि कुछ को ओरहान गाजी को जहर देने वाले सिनेरियो से प्रॉब्लम है। तो आइए नाज़रीन इकराम, मुख्तसरन इन एतराज़ात का जायजा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहली बात यह है कि बार्बरसलार की अगर नई टीम और चेहरों को एक तरफ रखें तो वाकई अब का सीजन हर लिहाज से परफेक्ट है। यानी कि परफेक्ट मीन्स परफेक्ट, सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन इसकी किस्मत बेहतरीन नहीं है। जबकि कुर्रलिश उस्मान में अनागोल कला खो देना वाकई तारीख के खिलाफ है और सुनने में आया है कि अगली ही किस्त में इस गलती को दुरुस्त किया जाएगा। बाकी रही बात ओरहान गाजी को जहर देने की कि ये तारीख के मुताबिक नहीं, तो नाज़रीन इकराम आप लोग मुझे बताएं कि क्या अल्परसलान में तकफूर ग्रेगोर ने जब अल्परसलान को जहरीली इंक से लिखी किताब दी थी तो क्या वो वाकया तारीख के मुताबिक था? ये लोग इसे डॉक्यूमेंट्री समझकर क्यों देखते हैं? और रही बात एल्पागू खान के महल को थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ तुर्क सरदारों की रिहाइश दिखाने की, तो नाज़रीन इकराम कोई बेवकूफ ही होगा जो एक बनी बनाई इमारत को गिराकर चंद किस्तों के लिए कोई और नई इमारत बनवाए। अल्परसलान में सुल्तान तुगरुल का रे महल वही है जो ओयनिश बुयुक सल्जूकियों में सुल्तान मलिक शाह का इस्फहान महल था। और कुर्रलिश उस्मान में कोनिया का सल्जूकी महल वही है जो मैंदरमान जलालुद्दीन में ख्वारज़म शाहों का महल था। इसका मतलब ये है कि महमद बोज़दैक पर फजूल में तनकीद की जाती है, लेकिन वो खामोशी से अपना काम करते रहते हैं। और यही वजह है कि इनकी नई ड्रामा सीरीज आतिश कुशलरी रिलीज होने के बाद हर हफ्ते रेटिंग में इम्प्रूव हो रही है। और आइए बढ़ते हैं अब वीडियो के बकिया हिस्से की तरफ। आने वाली किस्त यानी किस्त नंबर 115 का दूसरा ट्रेलर तो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, लेकिन आने वाली किस्त के पहले ट्रेलर में तमाम बड़े तुर्क कबीलों के सरदार और उनके साथ वालदा सुल्तान और उस्मान बे वहशी मंगोलों के साथ आने वाली जंग के बारे में प्लानिंग में मसरूफ हैं। जबकि किस्त नंबर 114 में भी उस्मान बे को इतना परेशान दिखाया गया कि वो तुर्क सरदारों से मुलाकात के लिए रवाना हो गए। तो सवाल जहन में आता है कि अब की बार मंगोल फौज के खिलाफ उस्मान बे इतने परेशान क्यों हैं? और दूसरी तरफ मंगोलों ने गेहातों को कैद करने पर इतना सख्त रिएक्शन नहीं दिया था, तो अब सिर्फ एक एलची को मारने पर पूरी मंगोल फौज क्यों उमड़ आई है? और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जब भी किसी बड़े मंगोल कमांडर की एंट्री होती है तो उस्मान बे का कोई न कोई बड़ा एल्प शहीद होता है। जैसे गेहातों के हाथों गोकतुक और इब्राहिम फकी के हाथों सल्तुक एल्प की शहादत हुई थी। तो अब की बार किसकी बारी हो सकती है? तो आप लोगों ने कमेंट्स में अपनी राय दी थी, तो मैं यहाँ आप लोगों के सामने अपनी ये राय रखती हूँ कि वो होगा जरकोताय, और इसकी वजह भी मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि उस्मान मंगोल फौज के आने की खबर सुनकर इतना परेशान क्यों है। तो यहाँ आप लोग एक तारीखी हकीकत ये याद रखें कि बाज़ंतीनी फौज से लड़ना मंगोलों की निस्बत ज्यादा आसान था। वो इस तरह के बाज़ंतीनी फौज का लिबास, जीरा और इनकी ढाल का वजन इतना ज्यादा होता था कि इसकी वजह से मैदान जंग में इनकी मूवमेंट काफी स्लो हो जाती थी और इतने साजो सामान के साथ सफर करने में एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाने का दुरानिया भी बढ़ जाता था। दूसरी तरफ उस्मानी लेदर की हल्की फुल्की ढालें इस्तेमाल करते थे, जिससे इनकी फुर्ती और जगह बदलने की रफ्तार बढ़ जाती थी। इसलिए बाज़ंतीनी फौज को शिकस्त देना इनके लिए आसान था, जो कि तारीख से भी साबित है। और इसी वजह से उस्मान बे ने काफी बाज़ंतीनी किले फतह किए और जंगें जीती। उस्मान बे जंगों के दौरान लड़ने के जो तरीके इस्तेमाल किया करते थे, इस बारे में मेरी ये मुकम्मल वीडियो मौजूद है। और दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, मंगोल तो ढालें भी इस्तेमाल नहीं करते थे और इनके घोड़े भी तेज रफ्तार हुआ करते थे और इनकी फौज को फतह दिलाने में सबसे मजबूत किरदार इनके तीर अंदाज अदा करते थे। इनके ये तीर अंदाज किसी भी फौज का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया करते थे, जिसके बाद बाकी जंग मंगोलों के लिए नहायत आसान हुआ करती थी। और इसीलिए तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी ने हमेशा मंगोलों का सामना करने से अवॉइड किया और इनसे आमने सामने जंग लड़ने से कतराते थे।
यहाँ तक कि इन्हें एक अरसे तक खराज भी अदा करते रहे ताकि वो अपनी नई नवीली रियासत को बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ मजबूत बना सकें। तो नाज़रीन इकराम, सोचने की बात यह है कि कमांडर नाइमान आ चुका है, तो अब उस्मान गाजी की क्या हिकमत अमली होगी और सुल्ताना क्या करेगी। तो नाज़रीन इकराम, ट्रेलर के हिसाब से तो जरमियान कबीला और वालदा सुल्तान अपने तकब्बुर में चूर होकर उस्मान बे को अपने इत्तेहाद में शामिल नहीं करेंगे और इस जंग में उस्मान बे मौजूद ही नहीं होंगे। जबकि अगर तारीख के हिसाब से देखा जाए तो जरमियान भी मंगोलों से सुलह कर लेंगे और उसे खराज अदा करने पर राजी कर देंगे, जबकि सुल्तान अलाउद्दीन और वालदा सुल्तान कमांडर नाइमान के हाथों मारे जाएंगे। क्योंकि नाज़रीन कराम, तारीख में भी यही है कि सुल्तान अलाउद्दीन तुर्क कबीलों और अमारतों की मंगोलों के खिलाफ बगावत में सपोर्ट करेंगे और मंगोल इस इत्तेहाद को शिकस्त दे देंगे और सल्जूकी तख्त पर फिर से सुल्तान मसूद को बिठा दिया जाएगा। यानी कि अब वालदा सुल्ताना के मजालिम का खात्मा होने वाला है। लेकिन नाज़रीन इकराम, सवाल ये है कि अगर उस्मान बे इनके इत्तेहाद में नहीं होंगे तो क्या कर रहे होंगे। तो सूरत हाल ये होगी कि जब वालदा सुल्ताना और जरमियान कबीला उस्मान बे को हकीर समझकर इत्तेहाद में से निकाल देंगे, तो उस्मान बे सियासत से काम लेकर इस बात को अपने हक में इस्तेमाल करके कमांडर नाइमान के गजब से बच जाएंगे। और इस बात को महमद बोजदैक किस तरह पेश करते हैं तो ये देखना बाकी है। और सल्जूकी सल्तनत के खात्मे के बाद जब कबाइल अपनी अपनी लड़ाइयों में मसरूफ होंगे तो उस्मान बे इस दौरान बाज़ंतीनी सल्तनत की तरफ दोबारा रुख करेंगे और दूसरे कलों की फतुहात में मसरूफ हो जाएंगे। क्योंकि तारीख भी यही बताती है कि उस्मान बे मंगोलों के खिलाफ होने वाली इस बगावत में शामिल नहीं थे, इसी वजह से मंगोलों ने भी इनसे छेड़छाड़ नहीं की और सल्जूकी सल्तनत और कमांडर नाइमान की एंट्री की वजह से कला कोपरो हिसार की फतह रुक गई है, जिसकी तरफ अब तवज्जो दी जाएगी। और वैसे ये बड़ा अजीब सीजन है कि पिछले 3 सीजन्स जिन कलों की फतुहात में लगे, लेकिन कामयाबी नाकामी जिंदगी का हिस्सा है और गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में। और नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं इस बारे में कि अगर कोई जंगजू आने वाली किस्तों में शहीद होता है तो वो जैरको ताए ही क्यों होगा। तो जैसा कि पिछली किस्त में आप लोगों ने देखा कि जैरको ताए उस्मान बे के इल्म में लाए बगैर खुद ही से प्लानिंग करके अनागोल चला गया। और सबसे पहली बात तो ये समझ नहीं आई कि ओलगन जैसी क्लाउन को जासूसी करने जैसा अहम काम उस्मान, बाला और मलहुन ने क्यों दे दिया। किचन वाले सीन से निकलकर अब तक ओलगन खातून जिस तरह बिहेव कर रही है वो टोटली क्रिंज है। यानी कि जिसे जासूस बनाकर भेजा जा रहा है उसे पता ही नहीं कि कहाँ जुबान खोलनी है और कहाँ चुप रहना है। दूसरी तरफ जैरको ताए ने भी उस्मान बे के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और खुद ही से अनागोल जासूसी के लिए रवाना हो गया, हालांकि उसे ऑर्डर के मुताबिक कोपरो हिसार होना चाहिए था। और परेशानी की बात यह है कि अब अनागोल में उलूफ उलगन खातून को देख चुका है और आप लोग जानते हैं कि ये बात उलगन खातून और जैरको ताए के लिए खतरनाक क्यों है। जिन लोगों को समझ नहीं आई उन्हें बता दूं कि मार्था यानी फ्रिग उलगन खातून को जानती है और वो भी इस अच्छी तरह से कि वो उस्मान बे के किचन की बावर्चन है। तो इस हिसाब से उलगन खातून और जैरको ताए दोनों की जान खतरे में है। इसी तरह जैरको ताए भी उलगन खातून की तरह थोड़ी समझ रखने वाला शख्स है, जिसने खुद ही से अज्यूम कर लिया कि अब टारगेट कोपरो हिसार नहीं बल्कि अनागोल है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर किसी एल्प ने शहीद होना है तो वो जैरको ताए ही होगा। दूसरी तरफ तुर्कुत भी उस्मान बे का कहना मानने का वादा करके खुद ही से उलूफ के सिपाहियों पर हमलावर हो गया। मतलब ये कि अगर उस्मान बे सफर में मसरूफ है तो हर कोई अपनी अपनी मनमानी कर रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोग आज की वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।